सबका दल यूनाइटेड के राष्ट्रीय अध्यक्ष भाई प्रमोद लोधी जी हमारे बीच में मंच पर विराजमान है। राष्ट्रीय समानता दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष भाई मोतीलाल शास्त्री जी, जन सेवा दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष भाई विनेश ठाकुर जी, साथ ही साथ स्वतंत्र जनता राज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष भाई घनश्याम कोरी जी, हमारे बीच में सम्यक पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पूर्व में आईएएस रहे भाई तपेंद्र साक्य जी, हमारे बीच में विराजमान सामाजिक परिवर्तन के क्रांतिकारी योद्धा भाई धनीराम पेंटर जी, प्रदेश के उपाध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी भाई महादेव प्रसाद शुक्ला जी, भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश के सचिव भाई धनीलाल मौर्य जी, हमारे बीच में उपस्थित कानपुर नगर के अध्यक्ष भाई प्रशांत मौर्य जी, कानपुर नगर ग्रामीण के अध्यक्ष भाई रामराज मौर्य जी, कानपुर देहात के अध्यक्ष भाई शिवम गौतम जी, उन्नाव के जिला अध्यक्ष भाई संदीप कुशवाहा जी, साथ ही साथ हम सबके बीच उपस्थित भाई दीपू कुशवाहा जी, राम बाबू निषाद जी, पूर्व पार्षद भाई संजीव कुशवाहा जी, और इसी के साथ ही साथ हमारे बीच के सामान्य साथी ज्वाला प्रसाद पासवान जी, कार्यक्रम का संचालन कर रहे भाई अवनीश लोधी जी, सभी घटक दलों के सम्मानित जिले के कार्यकर्ता और पदाधिकारी साथियों, जैसा कि आप जानते हैं वर्तमान में पूरे प्रदेश और देश में भाजपा सरकार का जंगल राज और गुंडा राज चरम पर है। प्रदेश की डबल इंजन, देश की डबल इंजन की सरकार जाति दुर्भावना से ग्रसित होकर आज देश के अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और पिछड़ों के संवैधानिक अधिकार पर डकैती डाली जा रही है। जब से भाजपा सरकार आई है, अनुसूचित जाति, जनजाति और पिछड़ों का आरक्षण शून्य और निष्प्रभावी कर दिया गया है। अभी अभी उत्तर प्रदेश के 4 मेडिकल कॉलेज जो अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के इंप्रेशर कंपोनेंट प्लान के धन के तहत बनाए गए थे, अंबेडकर नगर, कन्नौज, जालौर और सहारनपुर में भारत सरकार के निर्देश पर अनुसूचित जाति जनजाति के छात्रों को
70% का आरक्षण था। भाजपा आरक्षण के इशारे पर इस आरक्षण व्यवस्था को भी खत्म करने के लिए हाई कोर्ट में रिट डलवा दी गई है, जबकि 2005 में प्लानिंग डिपार्टमेंट भारत सरकार ने एक योजना दिया था राज्य सरकारों को कि राज्य सरकारें अनुसूचित जाति जनजाति के मात्राकृत बजट का धन जो आवंटित किया गया है, जिसको फिशर कंपोनेंट प्लान कहा जाता है, उस धन से इन कॉलेजों का निर्माण कराने में यदि 70% धन आवंटित करते हैं तो ऐसे कॉलेजों में पढ़ने वाले अनुसूचित जाति जनजाति के बच्चों को 70% की आरक्षण की सुविधा मिलेगी। इसी आदेश के क्रम में इस फिशर कंपोनेंट प्लान योजना के तहत 4 मेडिकल कॉलेज बनाए गए। 2009 में बजट का 70%, इस फिशर कंपोनेंट प्लान का 70% धन भी इसके लिए आवंटित किया गया था। और जब कॉलेज का संचालन शुरू हुआ तब से लेकर के आज तक 70% SC/ST स्टूडेंट्स को भारत सरकार के निर्देश में आरक्षण की भी सुविधा मिलती रही। 15% बैकवर्ड क्लास के लिए और 15% सामान्य वर्ग के लिए इन 4 मेडिकल कॉलेजों में व्यवस्था थी, क्योंकि इस पूरे विद्यालय का निर्माण ही इस फिशर कंपोनेंट प्लान की योजना के तहत बनाया गया था और ये प्लानिंग डिपार्टमेंट भारत सरकार की योजना थी। लेकिन आरएसएस और भाजपा ने अपने किसी गुर्गे के द्वारा रिट दाखिल करा करके इस आरक्षण को भी खत्म करने की तैयारी कर चुकी है। अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति का आरक्षण जो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 15(4)(16)(4) के तहत दिया गया, उसे पहले ही शून्य में प्रभावित कर दिया गया। अनुच्छेद 340 के अंतर्गत पिछड़े वर्गों को कमीशन गठन करने के बाद जहां 54% आरक्षण दिया जाना चाहिए था, उसके सापेक्ष मात्र 27% आरक्षण दिया गया। लेकिन ये भाजपा सरकार उस 27% आरक्षण को भी शून्य और निष्प्रभावी कर दिया है। जब से भाजपा सरकार बनी है, हमने इनके टॉप टू बॉटम शुरू से लेकर अब तक के जहां भी सरकारी भर्ती की विज्ञापन निकले हैं, उन विज्ञापनों का रिकॉर्ड हमारे पास है। किसी विज्ञापन में न अनुसूचित जाति का आरक्षण पूरा किया गया, अनुसूचित जाति को 3%, 4%, 5% पे लाके रोक दिया गया, अनुसूचित जनजाति को 0.2, 0.5 पर लाके रोक दिया गया, और पिछड़े वर्गों को जिसको 27% की सुविधा थी उसको 8%, 7% और ज्यादा आकर के 10% पे लाके रोक दिया गया। और इस तरीके से आज जाति दुर्भावना से विकसित होकर के भाजपा सरकार काम कर रही है। मैं कहना चाहता हूं, हमारे SC/ST और बैकवर्ड कास्ट के लोग जब चुनाव आता है तो भारतीय जनता पार्टी के पास जाती है, रिझाती है, हिंदू होने की दुहाई करती है, हिंदू कह करके आपसे वोट लेती है, आपका मान मनोबल करती है, आप पर खर्चा भी करती है, और आप भी हिंदू बनने की चाह जोर दे देते हैं। लेकिन इस देश के दलितों आदिवासियों पिछड़ों
आपको आज सोचने की आवश्यकता है कि सही मायने में यदि आप हिंदू होते, अगर आप हिंदू होते तो हिंदू के नाम पर बनी हुई सरकार दलित आदिवासी पिछड़े हिंदुओं के आरक्षण को खत्म नहीं करती। इसका मतलब है ये केवल वोट देने के लिए आपको हिंदू कहते हैं, सत्ता में आने के बाद आप इनके दुश्मन बन जाते हैं। यही कारण है जब से सरकार में आए हैं आपका आरक्षण सफा चेक कर दे रहे हैं, खत्म कर दे रहे हैं। जहां जहां भी आपको सुविधाएं दी गई थी वो सारी सुविधाएं खत्म करके आपको मौजदार जिंदगी जीने की प्रक्रिया पैदा कर रहे हैं। वैसे भी भारतीय संविधान व्यवस्था बाबा साहब अम्बेडकर ने हजारों साल से लुटे पिटे वंचित धन धरती शिक्षा सम्मान से दूर रखा गया इस समाज को प्रतिनिधित्व मिले, इसीलिए उन्होंने आरक्षण की व्यवस्था की थी। दलितों आदिवासियों पिछड़ों के नौजवानों में प्रतिभा की कमी नहीं है। आज जो कोई परीक्षा होती है, कंपटीशन की परीक्षा हो, विश्वविद्यालयों में प्रवेश की परीक्षा हो, एससी एसटी ओबीसी जनरल मेरिट से ज्यादा अंक लेकर के अपनी प्रतिभा का लोहा भी मनवाते हैं। लेकिन जातीय दुर्भावना से ग्रसित होकर भाजपा सरकार एससी एसटी ओबीसी के लोगों को सामान्य मेरिट से ज्यादा अंक आने के बावजूद भी नाक हम चुटुबुर कह करके आपको बाहर का रास्ता दिखा दिया जाता है। जाति में भेदभाव क्यों? सही मायने में अगर हम हिंदू हैं तो हिंदू के नाम पर बड़ी सरकार हमारे साथ भेदभाव क्यों कर रही है? अगर भेदभाव कर रही है तो इसका मतलब है ये हमें हिंदू मानती नहीं है, वोट लेने के लालच में हमें हिंदू कहती है। इसलिए आपको सावधान रहना चाहिए। दूसरी चीज, अभी हमारे भाई प्रमोद लोधी जी गिना रहे थे कि लोधी समाज के नौजवानों की फला फला जगह हत्या हुआ। साथियों, आज केवल लोधी समाज पर ही एक नहीं बदला हो रहा, जितने भी जात जनजात पिछड़े वर्ग के लोग हैं, किसी भी कौम के हो, अगर वो एससी एसटी ओबीसी है तो वो खरपतवार की तरफ काटे जा रहे हैं, उजाड़े जा रहे हैं। अभी परसों मेरे पास टेलीफोन आया, एक शाक्य समाज की मैनपुरी में हत्या हो गई। परिवार के लोग लाख कोशिश किए कि इसका हत्या का मुकदमा दर्ज किया जाए, उसको दुर्घटना दिखा रहे हैं। उसी मैनपुरी में जब बयागरा में था, उस दिन कार्यक्रम था लोक मोर्चा का, तो भाई प्रमोद लोधी जी नहीं, तत्काल सोशल मीडिया पर चल रही खबर को देखकर मुझे अवगत आया कि दिन दहाड़े एक राजपूत नौजवान को गोली मार दिया गया। इसी आपके कानपुर नगर देहात में एससी एसटी ओबीसी की तमाम बेटियों के साथ दुराचार बलात्कार की घटनाएं घटित हुई है। इसी फतेहपुर में कोई समाज के 19 वर्षीय नौजवान को भाजपा के गुंडों ने इतना बुरी तरह नींद मारा पीटा, पैरों के उंगलियों का नाखून निकाल दिया, मरा समझ करके उसको दफनाने जा रहे थे, जिंदा दफनाने जा रहे थे। गांव के किसी आदमी ने 112 पुलिस को सूचना दी,
आनंद फन में पुलिस पहुंची, गड्ढा खुद चुका था, लाश गड्ढे में डालने जा रहे थे, तब तक पुलिस पहुंची, अपने कब्जे में ली, जिला अस्पताल में भर्ती कराया, जिंदा बच गया, सुरक्षित हुआ। मैं उसके घर पर भी गया था। मेरे जाने का असर यह हुआ कि अपराधियों की गिरफ्तारी हुई। इसी तरीके से इसी रायबरेली में 6 महीने के अंदर 8 हत्याएं दलितों और पिछड़ों की हुई। आज भाजपा सरकार में मैनपुरी एक इटावा, जिसको यादवों का किला माना जाता है, उस इटावा में 2 यादव भाजपाचारी को किस तरीके से बंधक बना के पीटा गया, चोटी काटी गई, सिर का बाल छीला गया और महिला के मूत्र से उसे पवित्र किया गया। ये वही भाजपा सरकार है। जब कभी आदिवासी के सिर पर पेशाब किया जाता है और कभी किसी दलित के शरीर में मलमूत्र लेकर मोछा खा जाता है, ये वही भाजपा सरकार है जिसकी हुकूमत में देश के सर्वोच्च पद पर बैठे 2 राष्ट्रपतियों को मंदिर में जाने से रोक दिया जाता है, क्योंकि एक दलित था, एक आदिवासी था, एक रामनाथ कोविंद जी थे जो राजस्थान ब्रह्मा मंदिर में जाने से रोक दिया गया था, और दूसरी आदिवासी महिला वर्तमान राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी थी जो दिल्ली के जगन्नाथ मंदिर में जाने से रोक दिया गया। हमारे SC OBC समाज के लोग ध्यान से सुने, जब दलित आदिवासी समाज में पैदा होने वाले लोग राष्ट्रपति बनने के बाद भी मंदिर में जा नहीं सकते, तो आपका क्या वजूद है, आपकी क्या हैसियत है? इसलिए फर्जी हिंदू बनने की चाहत में अपने दुश्मनों को वोट देना बंद करो, कसम खाओ, नारा दो, वोट हमारा राज तुम्हारा नहीं चलेगा, वोट हमारा राज तुम्हारा, वोट हमारा राज तुम्हारा। ये नारा मानव कांसी राम साहब ने दिया था। आज फिर से आवश्यकता है अपने उन महापुरुषों को के रास्ते पर चलने का संकल्प लेना है, जिन महापुरुषों ने समय समय पर हमारे सम्मान और स्वाभिमान की लड़ाई लड़ी है। सामाजिक परिवर्तन के महानायक ज्योतिबा फुले जी, शिक्षा की देवी सावित्रीबाई फुले जी, फातिमा शेख जी, या आरक्षण के जनक छत्रपति शाहू जी महाराज, या भारतीय संविधान निर्माता परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर, पेरियार स्वामी नाईक, नारायण गुरु, संत गाड़गे, महामना राम स्वरूप वर्मा जी, पेरियार अली सिंह यादव जी, बिहार के लेनिन बाबू जगदेव प्रसाद कुशवाहा जी, या सामाजिक परिवर्तन के महानायक मानव कांची राम जी के रास्ते पर चल करके अपनी सम्मान स्वाभिमान की लड़ाई और बच्चों को लहराना पड़ेगा, सत्ता हथियाना पड़ेगा। 2027 में लोग मोर्चा की सरकार बनाने का संकल्प लेना पड़ेगा। इस हौसले के साथ आगे आज साथियों, पूरे उत्तर प्रदेश में मेरे पास तो सारे आंकड़े, पूरे उत्तर प्रदेश के हर जिले के आंकड़े हैं जहां दलितों आदिवासियों पिछड़ों को गाजर मूली की तरह काटा जा रहा है। और एक चीज और मैं आपसे कहना चाहता हूं,
आप जानते हैं बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर को बौद्ध धर्म क्यों स्वीकार करना पड़ा? इसीलिए कि कदम कदम पर उनके साथ भेदभाव किया गया। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर दुनिया के सबसे बड़े विद्वान होने के बावजूद भी कदम कदम पर जातीय काम के क्रम घूट पीने के मजबूर किए गए। छुआछूत भेदभाव का शिकार बनाया गया और इसीलिए परेशान होकर पीड़ित होकर के उन्होंने कहा मैं हिंदू धर्म में पैदा हो गया, मेरे बस में नहीं था, लेकिन मैं हिंदू होकर नहीं मरूंगा, ये मेरे बस में है। और 1956 में नागपुर की दीक्षा भूमि पर बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने बौद्ध धर्म ग्रहण किया। बाबा साहब बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने बौद्ध धर्म ग्रहण करके आने वाली पीढ़ियों को यानी हम सबको एक रास्ता दिखाया। अरे बहुजन समाज के लोगों, तुम्हारे सम्मान और स्वाभिमान का रास्ता बुद्ध के रास्ते पर जाता है। जब बुद्ध के रास्ते पर चलोगे तो सम्मान और स्वाभिमान सुरक्षित रहेगा। और जब तक तुम हिंदू बनने की चाहत में परेशान होगे तब तक इसी तरीके से काटे जाओगे, मारे जाओगे, आपका सर काटा जाएगा, आपका आरक्षण मारा जाएगा और आपके साथ छुआछूत की बीमारी के साथ भेदभाव किया जाएगा। आपको जानवर से बदतर जिंदगी जीने की परिस्थितियां पैदा की जाएंगी और जिसके नाते आप हमेशा अपमानित होते रहोगे। साथियों, मैंने इसको इसलिए कहा कि भारतीय जनता पार्टी इस देश के दलितों, आदिवासियों, पिछड़ों को हिंदू की दुहाई देकर मुसलमानों से लड़ाने का काम करती है। आप खोल के कान खोल के सुन लीजिए, इस देश का मुसलमान, इस देश का ईसाई, वो सब आपका भाई है। जैसे बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जाति अपमान के कड़वे घूट पीते पीते परेशान होकर बौद्ध धर्म ग्रहण किया, उसी प्रकार से हमारे दलित, आदिवासी, पिछड़े समाज को भाई कभी सम्मान स्वाभिमान की चाहत में हिंदू धर्म छोड़कर इस्लाम धर्म कबूल कर लिया, मुसलमान बन गए, तो कभी ईसाई धर्म कबूल किया, ईसाई बन गए। आप चले जाओ तमिलनाडु में, कर्नाटक में, केरल में, समुद्र के किनारे जितने भी लोग हैं, 70% आबादी वहां ईसाइयों की है, वो सारे के सारे या तो आदिवासी हैं या दलित हैं। उनके रंग हम आप जैसे हैं, वो भी काले, पलूटे, दूल्हे, पतले हैं, तो अंग्रेजों द्वारा अंग्रेजों जैसे गोरे चिट्टे नहीं है। यहाँ का मुसलमान भी जैसे आपका चेहरा होना है वैसे वो भी है, क्योंकि वो भी देश का दलित था, आदिवासी था, पिछड़ा था। कभी इस्लाम धर्म कबूल किया, मुसलमान बन गया, और कभी ईसाई धर्म कबूल किया, ईसाई बन गया। गुरु नानक ने तो इस हिंदू धर्म को हमेशा हमेशा के लिए अलविदा कह करके सिख धर्म में दान किया, जिसमें कोई मूर्ति पूजा का स्थान ही नहीं है। और बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने बौद्ध धर्म ग्रहण कर आपके लिए भी रास्ता दिखा दिया कि आपके सम्मान स्वाभिमान का रास्ता बुद्ध की ओर जाता है, धर्म की ओर जाता है, संघ की ओर जाता है। हमने इसे ऐसे भी कहा कि ये लोग भाई को भाई से लाते हैं, यानी बैकवर्ड शेड्यूल ट्राइब्स के यही समाज के लोग कभी बौद्ध बने, कभी सिख बने, कभी ईसाई बने, कभी इस्लाम मुसलमान बने, लेकिन बेसिक रूप से, मौलिक रूप से वो सब हमारे भाई हैं, हमारे भाई थे। केवल घर बदल देने से वो हमारे दुश्मन नहीं होंगे। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर दलित समाज में पैदा हुए, बौद्ध बनने से वो हमसे अलग नहीं हो गए। इसी प्रकार से
हमारा भाई कभी सम्मान स्वाभिमान की चाहत में जात पात छुआछूत ऊंच नीच भेदभाव से बचने के लिए कभी इस्लाम धर्म किया, मुसलमान बन गया, कोई ईसाई धर्म कबूल किया, ईसाई बन गया। गुरु नानक ने सिख धर्म का इजाद किया, जो उनके साथ खड़े हुए वो सिख बन गए। और तमाम ऐसे साथी इस जात पात छुआछूत ऊंच नीच से बचने के लिए बौद्ध धर्म समय समय पर ग्रहण कर लिया, वो बौद्ध बन गए। लेकिन मौलिक रूप से ये सब एक है। सावधान रहिए, चंद चतुर लोग भाई को भाई से लड़ाते हैं, सावधान रहिए। और यही नहीं, आज मैं कहना चाहता हूं, लगातार आपके हकों के साथ डकैती डाली जा रही है, हकों पर डकैती डाली जा रही है, आपके साथ न्याय हो रहा है, जुल्म अत्याचार हो रहा है। और हम हिंदू बनने की शान में ऐसे रहते हैं, आपकी सरकारी नौकरियां छिन रही हैं, नॉन फार्म सुटेबल कह करके आपको बाहर का रास्ता दिखाया जा रहा है, नौकरी से दूर किया जा रहा है, पढ़ाई से दूर किया जा रहा है। अभी अभी 27,764 स्कूल बंद करने की तैयारी थी, यद्यपि रोक दिया गया, लेकिन अभी भी एक सुप्रीम कोर्ट का निर्णय आया 3 दिन पहले। क्या जानते हैं कि जो भी अध्यापक पढ़ा रहे हैं, अगर 2 साल के अंदर टेट की परीक्षा नहीं पास करते तो उनको नौकरी से इस्तीफा देना पड़ेगा या उनको नौकरी से निकाल दिया जाएगा। अब टेट लागू हुआ है 7-8 के बाद। अब जो 7-8 के बाद टीचर बने हैं, उस समय न टेट था न फेट था, उसमें कुछ नहीं था, उसमें बीटीसी एलटी या बीए करके जो भी आते थे अध्यापक बन जाते थे। ऐसा क्यों किया जा रहा है? इसलिए कि आप इतने गरीब बन जाओ, इतने मोहताज बन जाओ, लाचार बन जाओ कि आप भी 5 किलो 10 किलो चावल की लाइन में कतार लगाकर खड़े हो गए। ताजुब है, ये भारत जो कभी सोने की चिड़िया कहलाता था, दूध दही की नदियां बहती थी, आज भारत में 140 करोड़ की आबादी में 80 करोड़ लोगों की जिंदगी 5 किलो 10 किलो चावल पे आके अटक गए। आगे सोचिए, वो 80 करोड़ परिवार जो 5 किलो 10 किलो चावल पर अपनी जिंदगी बिता रहे हैं, क्या वो अपने बच्चों को कभी IAS, IPS, डॉक्टर, इंजीनियर, एडवोकेट, प्रोफेसर, वैज्ञानिक बनाने का सपना देख सकते हैं? क्या ऐसे 80 करोड़ परिवार अपने बेटे बेटी को विश्वविद्यालय पढ़ाने का सपना देख सकते हैं क्या? नहीं। लेकिन फिर भी हम पागल हैं और ऐसे लोगों को दूध पिला रहे हैं जो सांप बन करके हमको डस रहा है। सावधान रहने की आवश्यकता है। आज बेतहाशा अपने कमाने पर जब से भाजपा सरकार आई है, नौजवानों को सरकारी नौकरियां मिलना बंद हो गया, करोड़ों नौजवान बेरोजगार हो गया, रोटी गिराने पड़े हैं, महंगाई से दुगना हो गया। गरीबी का यह है कि 80 करोड़ लोग 5 किलो 10 किलो चावल पर जिंदगी बिताने में मजबूर है। किसान को लाभकारी मूल्य देने का वादा करने के बावजूद भी लाभकारी मूल्य आज तक नहीं दिया गया। उसके उत्पाद का न्यूनतम समर्थन मूल्य भी घोषित नहीं किया जा रहा। किसानों पर खाद मांगने पर लाठियां भारी जा रही है और उसका हरी भरी फसल छुट्टा जानवर चौपट कर दे रहा है। सरकार को इसकी चिंता नहीं है। सरकार को चिंता है कि मोदी जी की माता जी को गाली क्यों दी। यानी इतनी बड़ी पार्टी, अब लोग कहते हैं अंतरराष्ट्रीय सबसे बड़ी पार्टी, उसके पास कोई मुद्दा नहीं है। मुद्दा यह है
कि माता की गाली क्यों दिया। अरे भाई, माता की गाली तो देना जिसने भी दिया उसकी मैं निंदा करता हूं। मोदी जी तो बहुत बड़े कुर्सी पर बैठे हैं, माननीय प्रधानमंत्री, हमारे समाज के अंतिम व्यक्ति का अगला सा व्यक्ति भी अगर है, उसकी भी मां को अगर कोई गाली देता है, मैं उसकी भी निंदा करता हूं। लेकिन मैं पूछना चाहता हूं, जिसने गाली दिया माननीय मुख्यमंत्री नीतीश जी के साथ दर्जनों उनके फोटो हैं, इसका मतलब है भाजपा की साजिश के द्वारा ये गाली दिलवाई गई, जिससे कि भाजपा इसको मुद्दा बना करके बिहार में चुनावी गठबंधन पार कर। और रोना किस बात, बिहार में धरना दे रहे, बंद का आह्वान किया। अरे भाजपा के लोगों, तुम देश की जनता के आग में फूल ठोकना बंद करो। बिहार में बंद का आह्वान क्यों किया? वहां तो तुम्हारे गठबंधन की सरकार है, भाजपा के गठबंधन की सरकार है, भाजपा के गठबंधन के मुख्यमंत्री नीतीश जी हैं, यानी तुम अपने गठबंधन सहयोगी के नेता के खिलाफ बिहार में आह्वान कर, क्या पहले से संकेत नहीं दे दिया कि नीतीश तुम्हारी छुट्टी होने जा रही है? और फिर भाजपा के लोगों से मैं कहना चाहता हूं, अगर आपको मुद्दा ही उठाना था तो बेरोजगारों को रोजगार दिलाने का मुद्दा उठाते, किसानों को लाभकारी मूल्य दिलाने का मुद्दा उठाते, किसानों के उत्पाद का लाभकारी किसानों के उत्पाद का न्यूनतम समर्थन मूल्य की घोषणा करने का मुद्दा उठाते, गांव के प्राइमरी स्कूल की बेहतर बनाने का मुद्दा उठाते, और साथ ही साथ आज उत्तर प्रदेश और देश के जो राज्य आप मुद्दा उठाते कि कानून का राज होगा। आपको आज देश बेचा जा रहा है, मुद्दा उठाते कि ये देश नहीं बेचा जाएगा, मुद्दा उठाते कि गरीबी खत्म करने का अभियान चलाया जाएगा, मुद्दा उठाते महंगाई को नीचे लाया जाएगा। लेकिन मुद्दा उठा रहे हैं माता जी गाली का, अगर गाली दिया किसी ने, उसके खिलाफ एफआईआर तुम्हारी सरकार है, एफआईआर करो। कानून इसीलिए बना है, अगर कोई गाली देता है, अपमान करता है, कोई आकर चाकू चलाता है, तलवार चलाता है, उसके खिलाफ एफआईआर करो। आपकी सरकार है, आप जो रोना रो रहे हो, विपक्ष रोना रो रहे तो बात समझ में आती है। आप सत्ता में हो और अपनी सरकार के खिलाफ बिहार में आह्वान कर रहे हो, क्या किसी गले के नीचे उतरेगी? क्या बात नहीं। ये नौटंकी से सावधान रहना चाहिए। वही भाजपा के कुछ नेता, क्या देश नहीं जानता क्या? सोनिया गांधी को क्या क्या कहा? किसी ने उसे कारगर बोला, किसी ने उसको जर्सी गाय बोला। क्या सोनिया गांधी किसी की मां नहीं है क्या? अगर मोदी जी की मां का सम्मान होना चाहिए तो किसी भी व्यक्ति के मां और बहन का सम्मान होना चाहिए। अगर मोदी जी की मां है तो हमारे रिक्शा चलाने वाले की मां भी, वो भी मां है, हरवाहे की भी मां है, चरवाहे की भी मां है। यानी एक अगर प्रधानमंत्री की मां का इज्जत होना चाहिए तो चौकीदार की भी मां का इज्जत होना चाहिए, क्योंकि भारतीय संविधान सबको समान अधिकार देता है। लोकतंत्र में गाली का कोई स्थान नहीं, हिंसा का कोई स्थान नहीं। इसलिए जो भी गाली गलौज करता है मैं उसकी निंदा करता हूं। माननीय प्रधानमंत्री की मां को किसी गाली दिया, मैं उसकी निंदा करता हूं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के लोग जो दूसरे की मां की गाली देते हैं,
मैं उसकी भी निंदा करता हूं। ऐसे घटिया के लोगों को सड़क पर मां के सम्मान की बात नहीं कर सकते हैं, जो दूसरों की मां का इज्जत उछालते हैं, उनको उनके सम्मान की चिंता की बात नहीं कर सकते। इसे साथियों, आज पाप का घड़ा भर गया है। वो पाप का घड़ा 2027 में उसका भांडा फूटना चाहिए। जो लोग दोनों हाथ से आज उत्तर प्रदेश को लूट कर खोखला कर रहे हैं, देश को बेचकर खोखला कर रहे हैं, अदानी अंबानी की तिजोरी भर रहे हैं, ऐसे लोगों से देश को बचाना है, प्रदेश को बचाना है। तो साथियों, संकल्प लेके जाना कि 2027 में लोक मोर्चा की सरकार बनाना है। इस संकल्प के साथ आप तैयारी करो। हमारे तमाम और साथियों ने कहा कि साथियों, लोक मोर्चा सरकार बनेगा, नारा देकर सरकार नहीं बनेगी। संगठन की तैयारी भी जरूरी है। जिला विधानसभा पोलिंग बूथ सेक्टर की कमेटियां भी सुदृढ़ होनी चाहिए। आज हमारे लोक मोर्चा की कई पार्टियों के राष्ट्रीय अध्यक्ष क्या नहीं है। यह है मानव काशीराम जी के विचारधारा पर लोक मोर्चा गठन हुआ। जो 10 मोर्चे का बना के लोक मोर्चा बनाया गया 10 पार्टियों का, उसमें मुस्लिम मजलिस भी है। अभी हमारे उसके राष्ट्रीय अध्यक्ष भी अभी बशीर अहमद साहब बाद में आए हैं। हमारे पोलिटिकल जस्टिस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जो वाल्मीकि समाज के और उसके संस्थापक जो जागरण समाज के आईपीएस रहे हैं, बीपी अशोक जी, वो भी नहीं आ पाए। लोक समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी यहां पर नहीं आ पाए। इसी तरीके से हमारे जो साथी नहीं आए हैं, हर कार्यक्रम में है, किसी कार्यक्रम में कोई कारणवश, आवश्यक कारणवश आना उनको संभव नहीं हो पाए। लेकिन हम विभिन्न जाति समूहों, वर्गों का नेतृत्व कर रहे पार्टियों को एक प्लेटफॉर्म पर खड़ा किए। इससे दलित, आदिवासी, पिछड़े समाज के नेतृत्व का समावेश है। जो दलित, आदिवासी, पिछड़े समाज का नेतृत्व करते हैं, ऐसी सभी राजनीतिक पार्टियों को एक प्लेटफॉर्म पर लाया गया है। मुस्लिम समाज भी भेदभाव का शिकार हुआ है। आज इसी भेदभाव के चलते मदरसों पर बुलडोजर चलाए जाते हैं, मस्जिदें ढाई जाती हैं, मुसलमानों के घरों पर बुलडोजर चलाए जाते हैं। लेकिन अगर मुख्यमंत्री की बिरादरी का है या डिप्टी सीएम की बिरादरी पाठक जी का है, तो उसकी बिरादरी क्या 50 सीट होने के बावजूद भी बुलडोजर नहीं जाता। अपराध भी करे तो अपराधी छोड़ दिया जाता है। कौशाम्बी में पाल समाज की बेटी के साथ गंदगी करने वाला छोड़ दिया गया क्योंकि वो ब्राह्मण समाज का। आज जाति और धर्म के नाम पर भेदभाव किया जा रहा है। धर्म के भेदभाव के नाम पर मुसलमान ठगा जा रहा है और जाति के भेदभाव के नाम पर दलित, आदिवासी, पिछड़ा ठगा जा रहा है। इसलिए सभी लोगों को सावधान रहने की आवश्यकता है। और साथियों, मैं जरूर इतना कहता हूं, कोई भी काम असंभव नहीं है। असंभव सब मूर्खों की दिलचस्पी में होते हैं और जो असंभव को संभव कर दे वही सही मायने में हीरो होता है, वही नायक कहलाता है। इसलिए
2027 में यदि कोई कहता है कि काम संभव है तो हमको संभव करके 2027 में लोक मोर्चा की सरकार बनाना है। इस संकल्प के साथ हम यहां से जाएंगे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं साथियों अपनी बात बंद करूं, उसके बाद कुछ नारा देंगे। हम बोलेंगे जिसकी जितनी संख्या भारी तो आप कहेंगे उसकी उतनी हिस्सेदारी, क्योंकि सभी अब तक जो वंचित समाज रहा, जिसको हिस्सेदारी अभी तक नहीं मिली, लोक मोर्चा ऐसे भी लोगों को हिस्सेदारी दिला करके विधायक बनाएगी, सत्ता में हिस्सेदार बनाएगी। जिसकी जितनी संख्या भारी, जिसकी जितनी संख्या भारी, और अब नारा दीजिए, वोट हमारा रात तुम्हारा नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। वोट हमारा रात तुम्हारा नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। वोट हमारा रात तुम्हारा नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। आप कहेंगे वोट हमारा रात हमारा खूब चलेगा, खूब चलेगा। वोट हमारा रात हमारा, वोट हमारा रात हमारा। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आप सबको बहुत धन्यवाद देते हुए अपनी बात को विराम देता हूँ। जय भीम, जय भारत, नमो बुद्धाय।